नमस्कार नरेंद्र जी। जैसा कि आप जानते हैं, हम मंथन ज्ञान और विज्ञान पर जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उस पे हम बहुत सारे तरह से मानसिक स्वास्थ्य और उससे संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं, उन पर चर्चा करते रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम लोग वो पीएचडी थीसिस लेना चाह रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसी रिसर्च हुई है, जो आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए लाभदायक है। तो मुझे लगा कि जो रिसर्च अब आप जानते होंगे जब हम पीएचडी करते हैं तो 5 से 7 साल एक तरह से बहुत मेहनत वाली रिसर्च होती है और उसमें बहुत सारे छोटी-छोटी स्टडीज़ करके कुछ भी हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कई बार बहुत फ़ायदे की बातें भी निकल कर आती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं एक और सीरीज़ शुरू करी जाए, जिसमें पीएचडी स्कॉलर्स इतनी मेहनत करके किसी भी एक फाइंडिंग को या रिसर्च को एस्टेब्लिश करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान पाया। तो इस कड़ी की शुरुआत में हम ले रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र आर्य, जो डीआरडीओ में डायरेक्टर हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी है। तो इसके बारे में डॉक्टर नरेंद्र आपसे आज चर्चा रहेगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग साइड की है। आपकी जो जॉब है वो भी इंजीनियरिंग साइड की है। तो आप इंजीनियरिंग साइड से मनोविज्ञान में कैसे आए और क्यों? नमस्कार मैडम, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, मंथन ज्ञान और विज्ञान में मुझे अवसर देने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग साइड की है, मैडम बीटेक ऑनर्स आईआईटी खड़गपुर से और फिर एमटेक आईआईटी कानपुर से किया और फिर मैंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, जहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ उनके निर्देशन में काम किया हैदराबाद में और उसके बाद डीआरडीओ के अलग-अलग पोस्ट पे काम किया। फिर मैं साइंटिफिक एडवाइजर बना एयरफोर्स चीफ का भी। अब ये जो चीज़ की है मनोविज्ञान में कैसे है मैडम, एक्चुअली मनोविज्ञान हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। जैसे जब आप किसी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, तो कोई भी मामले को निपटाने के लिए या कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कोई भी प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होता है, मन को नियमन करना होता है। इनफैक्ट इसीलिए ही आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े प्रोजेक्ट्स में साइकोलॉजिस्ट उसका पार्ट होते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज़ से प्रभावित था, जैसे हमारे डॉक्टर कलाम साहब सुबह से रात तक 10-11 बजे तक 12 बजे तक काम करते थे और हमेशा वो मन से शांत रहते थे। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी और उसके लिए फिर मैंने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ जॉइन किया, अलग-अलग तरह के वो भी ट्राई किया। तो उससे मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ, काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी अपना माइंड से मतलब लोग भी कहते थे ये काफ़ी ऑलवेज़ काम एंड कंपोज़्ड रहते हैं। फिर इसलिए मैडम मैंने ये सोचा कि अगर इस सब को हम साइंटिफिकली प्रूव करें, मतलब जो चीज़ें हमारे ट्रेडिशंस में आ रही हैं, हमारे पुराने ग्रंथों में हैं, अगर साइंटिफिकली हम प्रूव करें, तो उसको और लोग बड़ी आसानी से उसको ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो उनकी स्वीकार्यता उसकी बढ़ जाएगी। तो मैंने इसलिए रिसर्च करने का निश्चय किया और रिसर्च करने का भी पीएचडी इसलिए करी कि जिससे कि अच्छे स्तर के हम रिसर्च पेपर इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी के साथ जो हम उसको कर पाएँ। इसलिए आप जैसे टॉप पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट को मैंने गाइड बनने के लिए रिक्वेस्ट की और आपने मानी, उसके आपका धन्यवाद। तो मैडम मेन वजह यही थी कि जो मेरे जैसे इंसान हर तरह की साइकोलॉजिकल परिस्थितियों से गुजरता है, हर तरह के लोगों से मिलता है, तो उसको साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में उसकी मदद करे और जब इसको हम प्रूव कर दें तो बाकी सब लोगों के लिए दुनिया के ये फायदेमंद हो, इसलिए हमने इसमें आने का फैसला करा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही एक्चुअली। जैसे अपने पास सभी रिलीजन्स में, मैं सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं करूँगी, सभी रिलीजन्स में कुछ-कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, जो वाक़ई हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कुछ ऐसी रिसर्च भी आई है। और हमारे पूर्वज बहुत पहले से ये सब इस्तेमाल करते रहे हैं। बहुत चीज़ें देखते हैं जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी। लेकिन जब हम एक वेस्टर्न स्कॉलर से मिलते हैं, जब हम एक तरह से इंटरनेशनल स्कॉलर से मिलते हैं, तो वो हमेशा कहेंगे कि आपने क्या इसे प्रूव किया है? क्या आपने इस पे डेटा कलेक्ट किया है? और फिर उसको एनालाइज़ करके ये बोला है? तो आपकी जो एक तरह से हाइपोथेसिस है, उसको प्रूव करने के तरीके हैं ये और आपने इनकी कोशिश करी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जब ये थीसिस करी, इसमें आपकी 3 स्टडीज़ थी।
तो सबसे पहले आप क्या अपनी पहली स्टडी के बारे में बताना चाहेंगी? वो क्या थी और इसमें आपने क्या प्रूव किया? हाँ मैडम, जो मेरी पूरी जो पीएचडी वर्क था, टोटल 3 स्टडीज थी और इसका जो टॉपिक था वो इफेक्ट ऑफ हार्टफुलनेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बेस्ड प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस ऑन आवर मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ पैरामीटर्स। तो इसमें ओवरऑल हमने जो हार्टफुलनेस ध्यान और हार्टफुलनेस की बाकी प्रक्रियाएं उससे संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं उन पर भी स्टडी करी और एक्चुअल उन प्रोसेस पर भी करी। तो स्टडीज 3 इस तरह से डिजाइन करी हुई थी कि हम कंक्लूसिवली प्रूव कर पाए कि ये इसका इफेक्ट क्या है। तो पहली स्टडी हमने करी मैडम क्रेस्ट में, सेंटर फॉर रिसर्च एजुकेशन साधना एंड ट्रेनिंग, जो कि बेंगलोर में है। तो यहाँ पे एक 5 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर्स एक तरह से ट्रेनिंग टाइप लेते हैं जिससे कि अपनी साधनों को वो सही रास्ते पर ला सके। तो इसमें मैडम प्रोग्राम में शुरुआत में सुबह को ध्यान होता है अपना पर्सनल, फिर एक ग्रुप मेडिटेशन होता है और उसके बीच में ध्यान से और ग्रुप मेडिटेशन के बीच में हमको शारीरिक व्यायाम कराया जाता है, फिर नाश्ता वगैरह होता है, फिर उसके बाद कुछ लेक्चर्स होते हैं जो कि अच्छे अच्छे टॉपिक पे, जैसे कि एक समय पे लेक्चर था उस टाइम पे, जो कई लेक्चर थे समय के अलग अलग ढंग से उसके विशेषताएं और उसकी परिभाषाएं। फिर शाम को मैडम थोड़ा श्रम वाला काम होता है जिसको कि हम लोग श्रमदान बोलते हैं, और फिर हार्टफुलनेस सफाई। और उसके बाद में एक, जैसे पहले गांव में बड़े लोगों के साथ लोग बैठते थे, उसको सर्कल टाइम बोलते हैं, जिससे कि सारे लोग हम एक साथ बैठ के जनरल कैजुअल फ्री फॉर ऑल डिस्कशन करते हैं। बाद में फिर खाना वाना खाने के बाद एक सीडी प्ले कर जाती है जो कि स्वामी विवेकानंद या इस तरह की और महान हस्तियों की होती है। और उसके बाद जो बाद में सोने का टाइम होता है, और या कोई चाहे तो लाइब्रेरी भी जा सकता है। तो ये पूरे दिन की मैडम दिनचर्या थी, इसमें लेक्चर्स जो है अलग अलग तरह के होते थे। तो इसमें हमने टोटल 5 दिन के लिए हमने शुरुआत में पहले लोगों का साइकोलॉजिकल जो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट हैं उनसे हमने सबका 1 घंटा लगा के उनका पूरा करीब 6 टेस्ट हमने यूज किए अलग अलग चीज के लिए। तो उनका इनिशियल डेटा ले लिया, प्री एंड पोस्ट स्टडी थी, और एक बाद में जब हमारा पूरा सब काम खत्म हो गया तब भी हमने डेटा ले लिया। फिर उसको, क्योंकि हमारा मेरा पर्पस था कि हम कंक्लूसिवली प्रूव करें, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने इंटरव्यू भी लिया उनका, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जिससे कि हम लोग कंटेंट एनालिसिस कर पाए। तो जो पहली स्टडी में हमारा जो ये सारे कार्यक्रम चलते रहते थे, हम बीच में कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे। और जो ध्यान वगैरह के, ध्यान का हल्का सा बता दूं, हार्टफुलनेस ध्यान थोड़ा सा इस तरह से होता है कि शुरुआत में एक सुझाव लेते हैं आप कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत या दैवीय प्रकाश का स्रोत, या कोई किसी भी नाम से ले सकता है, जैसे कोई कहते हैं खुदा का नूर, उसका स्रोत मेरे ही दिल में है। और उस सुझाव को लेने के बाद फिर वो महसूस करता है, उसको एक फीलिंग डेवलप करनी होती है कि और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद जो भी मन में विचार आते हैं उनको जस्ट इग्नोर करना होता है, आपने ये नहीं सोचना होता विचार क्यों आए या कैसे आए। तो उस तरह से फिर इसमें एक चीज होती है यौगिक ट्रांसमिशन, तो प्राणा होती, तो उसके साथ जो है आप अपने दिल की ही गहराइयों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि आपको शांति महसूस होती है, आपको थोड़ी खुशी महसूस होती है। तो ये इस तरह से ध्यान की थ्योरी है। तो हमने साइंटिफिकली प्रूव करना था, तो प्री एंड पोस्ट हमने दोनों तरफ के पैरामीटर्स लिए, और उसका हमने जो एनालिसिस किया SPSS-16 से, तो उसके बेस पे हमने जो पाया वो ये कि काफी सारे पैरामीटर्स में, मतलब जैसे कि फ्लरिशिंग स्केल पे भी हमें इंप्रूवमेंट मिला। जो मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम है उसमें जो हमारे हेल्थ के मैडम तीनों पैरामीटर्स हैं, साइकोलॉजिकल भी, मतलब मनोवैज्ञानिक, और सोशल भी, और इमोशनल भी, तीनों में हमें उसमें इम्प्रूवमेंट मिला। फिर जो एक डिफेंस, वो एक डास, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल जो है, उसके ऊपर भी हमें सारे कंपोनेंट्स में इसमें इम्प्रूवमेंट मिला, मतलब उनकी रीडिंग्स हमारी घट गई। तो इस तरह से हमने, इसके अलावा एक सच्चिदानंद स्केल था जो आपका ही डेवलप किया हुआ, इसमें मैं भी साथ में था, उसको भी इस्तेमाल किया, उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट मिला। जो माइंडफुलनेस वाले में हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, जो माइंडफुलनेस वाला स्केल था। तो इस तरह से अधिकतर पैरामीटर्स में हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला, और कुछ 2-3 पैरामीटर्स में हमें कोई मतलब सिग्निफिकेंट उसमें चेंज नहीं आया, ना इम्प्रूवमेंट ना डाउन, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। तो इस तरह से हमने टोटली स्टडी के जो कंप्लीट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे जो हमने पाया कि इसमें जो हमारा पूरा जो 5 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें कि मेनली मेडिटेशन है, मेडिटेशन और हार्टफुलनेस की क्लीनिंग प्रोसेस है, उससे ओवरऑल हमें बेनिफिट हुआ इस वाली स्टडी में। हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़िया वीरेंद्र।
देखो ऐसा है, जब आपने कह रहे हैं ना फ्लोरिशिंग और ये सोशल, तो ये सारे क्या है कि खुशी के डायमेंशंस है एक तरह से। जैसे एक सोशल वेलबींग है, एक साइकोलॉजिकल वेलबींग है और एक इमोशनल वेलबींग है, जो तीनों मिलके हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देते हैं। और आपने इसके उल्टा भी ये फैक्टर्स लिए, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो हम ये मानते हैं कि जब आपकी खुशी बढ़ेगी या खुशी से संबंधित जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो बढ़ेंगे, तो आपकी चिंता, डिप्रेशन और स्ट्रेस कम होंगी। और ऐसा हुआ भी। तो ब्रॉडली आपने ये पाया कि इस प्रोग्राम के बाद लोगों में खुशी और इससे संबंधित जो फैक्टर्स थे वो बढ़ गए, और जो डिप्रेशन, एंजाइटी या चिंता और तनाव ये थे वो कम हो गए। अब हाँ। आप दूसरी भी उसके बारे में बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि ये जो एक्टिविटीज इन्होंने 5 दिन करी है वो एक्टिविटीज कैसे सकारात्मक मनोविज्ञान की जो एक्टिविटीज हैं उनसे मैच करती है, और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है कि उन लोगों में खुशी और ज्यादा बढ़ गई और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का जो लेवल था वो कम हो गया। तो आप दूसरी स्टडी भी बताइए प्लीज हमें। जरूर मैडम। मैडम दूसरी स्टडी हमने की करी हिमालयन आश्रम में। तो जैसे क्रेस्ट बेंगलोर में, बेंगलोर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक सेंटर है, पूरा वहाँ पे हरा भरा ग्रीन है। तो ये जो हिमालयन आश्रम है, ये मैडम हल्द्वानी से करीब 70 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस में इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ लो डीप माउंटेन्स में है ये, आसपास छोटे मोटे एक आध गाँव ही है। तो बहुत ही अच्छा वहाँ का एनवायरमेंट है, पूरा एक तरह से जंगल में। और वहाँ पे जो इवन सब्जियां वगैरह भी जो इस्तेमाल होती है वहीं पे सब उगाई जाती हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ आश्रम है, इसका मेडिटेशन हॉल भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इसमें जो मैडम दिनचर्या होती है उसमें, इसमें लेक्चर्स वगैरह नहीं है, बस मैं थोड़े से डिफरेंस बताना चाहूंगा। जैसे कि जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें लेक्चर्स है, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ स्टाइल है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का चांस ज्यादा मिल जाता है। तो लेकिन सुबह उठ के वही हार्टफुलनेस वाले अपना ध्यान करते हैं। तो वो जब भी आप सुबह, एक्चुअली यहाँ पे बेल बजती है सुबह 4:30 बजे, आप बेल बजेगी तो आप ध्यान करेंगे। और उसके बाद चाय वगैरह पी के आपको 7:30 बजे वहाँ पे सुबह को ग्रुप मेडिटेशन होता है। तो ग्रुप मेडिटेशन और इंडिविजुअल ध्यान में बस थोड़ा सा यही अंतर होता है, ग्रुप मेडिटेशन एक जो ट्रेनर्स होते हैं वो ट्रेनर अपने गाइडेंस में कराते हैं, और इंडिविजुअल ध्यान हम अपने आप करते हैं। और उसके बाद मैडम नाश्ते वगैरह की, इसमें एक चीज और है, पहाड़ में बना हुआ और हर चीज काफी दूर दूर है। जैसे आप मेडिटेशन सेंटर से आप जब तक जाएंगे अपने डाइनिंग रूम तक, तो वहां पे भी आपको मेंटली काफी रिलैक्स होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो पूरा रास्ता है पूरा हरा भरा है और थोड़ा डिस्टेंस है। तो वहां पे फिर वहीं का जो नेचुरल फूड जो है वो हम लोग खाते हैं। और फिर उसके बाद जो दोपहर को लंच से पहले आपको एक वो मूवी वगैरह का देखने का ऑप्शन होता है, जो आप देख सकते हैं। और शाम को मैडम एक चीज और है इसमें जो वहां नहीं है क्रेस्ट में, वो एक ही एक गोल्डन साइलेंस का रखते हैं 1 घंटे का टाइम। और ये पूरा आश्रम ही पूरा बहुत शांत है, तो 1 घंटे आप कहीं भी बैठ के आपको जो है सबको साइलेंट रहना होता है शाम को 4 से 5 बजे तक। तो उस दौरान कोई भी नहीं बात करता है, पूरा आश्रम पूरा शांत होता है। और फिर हार्टफुलनेस क्लीनिंग करी जाती है। और श्रमदान यहाँ पे ऑप्शनल है, ऐसे जैसे कि एक्चुअली इस आश्रम के कार्यक्रम में कोई भी चीज आपको प्रेशर से नहीं मतलब कराई जाती है, आश्रम टाइप माहौल है। तो श्रमदान आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आश्रम की व्यवस्था में हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर शाम को हार्टफुलनेस क्लीनिंग करने के बाद जो क्लीनिंग है वो प्रोसेस भी, वो भी थोड़ा सा बता दूं मैं। तो जैसे ध्यान आपकी पैसिव प्रोसेस है, तो क्लीनिंग में हम लोग अपनी विल पावर का यूज करते हैं और ये महसूस करते हैं कि जो सारी इम्प्योरिटीज है वो हमारे पीछे से जा रही हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर डिवाइन लाइट फ्रंट से आ रही है, और उसके बाद महसूस करते हैं कि हम जो क्लीन हो गए। तो हार्टफुलनेस क्लीनिंग की अपनी एक प्रोसेस है जो हार्टफुलनेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उसके बाद मैडम डिनर होता है, और डिनर के बाद लोग फ्री होते हैं, थोड़ा अपना जो भी चाहे वो चर्चा वगैरह कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा लाइफ स्टाइल रिलैक्स्ड होता है, और आश्रम का पूरा जो आप समझिए हिमालयन रेंज का भी पूरा फायदा मिलता है। तो ये वहाँ की प्रक्रिया है। तो इसमें भी मैडम हमने प्री पोस्ट स्टडी की, जो पूरा जो शुरुआत में हमने साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स लिए जैसे ही लोग पहुंचे थे बस तभी। और फिर ऐसे ही अंत में जब प्रोग्राम खत्म हो गया, तो हमारे जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो जो ये 6 स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जो वहाँ लगाए थे, वही हमने यहाँ पे भी लगाए, जो 6 के 6 स्टैंडर्ड टेस्ट। और हमने इंटरव्यू भी किया, जैसे वहाँ पे किया था इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस थे पहले ही वो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो कि आप गाइड थे, तो आपके डायरेक्शन में वो डिसाइड किए गए थे, जिससे कि हमें क्लैरिटी के साथ प्रॉपर कंटेंट मिल जाए।
तो इसमें भी मैडम हमने ये पाया कि जो पूरे एनालिसिस के दौरान जो आपका एसपीएसएस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दौरान हमें पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट ही मिला। इसमें हालांकि फ्लर्शिंग स्केल में हमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला, ना इंप्रूवमेंट ना कुछ और डिप्रेशन एंजाइटी वाले में भी एक पैरामीटर में हमें चेंज नहीं मिला। माइंडफुलनेस में इसमें भी चेंज नहीं मिला, लेकिन बाकी मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम में हमें बेनिफिट मिला और सच्चिदानंद स्केल पे हमें बेनिफिट मिला। इस जो स्पेन सबसे ज्यादा क्लियर जो मैडम दोनों स्टडीज में जो हमें मिला वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस वाला जो स्केल है, एक्सपीरियंसेस स्केल जिसे बोलते हैं, इसमें मैडम सबसे ज्यादा हमें क्लैरिटी मिली दोनों स्टडीज में। तो इस स्पेन में मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस स्कोर भी ऊपर गया, नेगेटिव एक्सपीरियंस वाला नीचे गया, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाला था वो भी डेफिनेटली जो इम्प्रूव हुआ, स्पेन में हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट मिला। तो इस तरह से इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्केल्स पे हमें इम्प्रूवमेंट मिला और कुछ स्केल पे कोई चेंज हमें नहीं मिला। और फिर जैसे मैडम इंटरव्यू जो लिया तो उसमें काफी तरह के क्वेश्चंस थे, जैसे लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए, तो किसी ने जो बताया वो मैं ये बताया कि अपनी मैं साधना को इम्प्रूव करने आया, किसी ने बताया मैं गॉड रियलाइजेशन के लिए आया। तो सब लोगों के अपने अपने पर्पस थे, किसने बोला खाली मैं शांति लेने के लिए आया, तो सबके अपने अपने पर्पस थे। लेकिन वो ओवरऑल प्रोग्राम का थोड़ा सा ढंग ऐसे ही था, जैसे आप थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं, आप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, कि हर चीज आपको थोड़ा सा पीस देने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए और इंट्रोस्पेक्ट देने के लिए हर चीज आपको मतलब मदद कर रही थी या प्रेरित कर रही थी। और जो इवन फूड था वहां पे, यहाँ वाला फूड जो था सारा वहीं पे आश्रम में ही ग्रोन था, और पूरे पहाड़ पे ऊपर नीचे चलना अपने आप में ही एक बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस दे रहा था। तो यहाँ पे भी हमको कुल मिला के, फिर इसके अलावा मैडम इस आश्रम में कुछ ऐसा भी है कि मैं ना कारण पे जाना चाह रहा हूँ और ना ही मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कोई माने, लेकिन यहाँ पे बड़े स्पेशल एक्सपीरियंसेस भी लोगों के होते हैं। मेरा भी कुछ हुआ जिसमें कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये आश्रम ऐसा माना जाता है कि मैडम बहुत स्पिरिचुअली चार्ज है। आपको इसको किसी भी तरह से आप माने वो, या इसको कैसे भी आप ले, और काफी लोग इसमें रिपोर्ट करते हैं कि हमें ये स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ या वो स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये था। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, जब आप कह रहे हैं ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस दोनों में ही नहीं चेंज हुआ, है ना, तो ये भी एक एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिटेशन था उसका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था। तो हाँ मैडम। इसलिए वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते कि वो चेंजेस आए। हाँ और मैडम। दूसरा आपने जो बताया कि वेलबींग का हम आमतौर पे ये करते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स ले लेते हैं और देखते हैं कि कुछ में चेंजेस आए कुछ में नहीं, तो उस तरह से कि कुछ डायमेंशंस में बदलाव आए। जो आपने तीसरा बोला ना स्पेन का, है ना, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशंस, तो आपकी दोनों स्टडीज में ये आया कि उनके जो सकारात्मक भाव थे, इमोशंस थे, वो बढ़ गए, और जो नकारात्मक इमोशंस थे वो घट गए पोस्ट टेस्टिंग में। हाँ जब मैडम, क्लियर आपने कर। हाँ, आपने शुरू में किया और आपने 5 दिन के उनके प्रोग्राम के बाद किया, तो वो एक तरह से क्लियर कट इंडिकेटर है कि वहां रहने के बाद इमोशंस सकारात्मक रूप से बढ़े और नकारात्मक रूप से घटे, है ना? अब इसके साथ साथ जो यहाँ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत सारे, जो आपने बताया कि पहला और दूसरा जो प्रोग्राम था उनमें दोनों में अपनी अपनी तरह की एक वेरिएबिलिटी थी, दोनों अलग अलग तरह के थे कुछ। तो पहले अगर हम जैसे पहले वाले प्रोग्राम की बात करते हैं, तो आपने कहा कि मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, कुछ लेक्चर्स, सात्विक फूड, और फिर आपका एक पॉजिटिव कुछ भी टॉपिक लेकर उस पर डिस्कशन थे, विवेकानंद जी के जैसे कुछ लेक्चर्स थे। तो आप समझिए कि ये जो माहौल है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। हाँ मैडम, निश्चित रूप से। और मनोविज्ञान में भी जब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जब हम खुशी बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक तो हो गई अपनी नेचर जिसको हम बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते, हालांकि कुछ हद तक बदल सकते हैं जब हम कॉन्शियसली इसके बारे में जान रहे हैं
कि मेरी क्या नेचर है, मैं किस तरह का हूँ, किस तरह का मुझे होना चाहिए, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट हैं, वो एक तो है अपना माहौल, है ना? और ये माहौल बदला गया, इसलिए उनमें बदलाव आया। और दूसरा है कि हम वहाँ पर क्या हमारी क्या दिनचर्या है, क्या हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हद तक जो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में इंटरवेंशन प्रोग्राम्स करते हैं और वहाँ हम लोगों से करवाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ की ये आपकी ओवरऑल वेलबींग या आपकी खुशहाली को बढ़ाने में मदद करेंगे। सीधे और थोड़े से मुड़ के उन सब से आपस में संबंध है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक जो आपने इंट्रोस्पेक्शन की बात करी, ये भी अगर आप कितने भी अपने जो रिलीजन्स देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इसको काफी इम्पोर्टेंस दी गई है, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, है ना? और स्वाध्याय जैसे आपने बोला था। तो जब हम आप खुद अपने अंदर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेटल करते हैं अपनी लाइफ को। हाँ, चीजें और सेटल हो जाती हैं, बिल्कुल हाँ, आपने सही। और ये जो सारे तरीके हैं ना, ये क्या है कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो एक तरह से एक यूनिट है जिसको अगर हम सही से समझे तो हम समझ पाएंगे कि कब हम दुखी होते हैं और कब हम सुखी होते हैं। अगर हमारे दिमाग में आ, कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं, कुछ तनावपूर्ण चीजें चल रही हैं, कुछ डिप्रेस करने वाली चीजें चल रही है, कुछ चिंता देने वाली चीजें चल रही हैं, तो हम हमारे वो सोच हमारे नेगेटिव इमोशंस को, नकारात्मक भावनाओं को नकारात्मक ट्रिगर भावनाओं करेगी। को उठा ठीक, देती है। हाँ, उसका ऑपोजिट इस सारे माहौल में सारे तरीके वो हैं जो आप जिससे आपके पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हो, आपके सकारात्मक जो सोच है वो जनरेट हो, और जो वो सकारात्मक सोच चल रही है वो आपके पॉजिटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रही है। तो ये जब हमें सारी चीजें समझ आती हैं, तो धीरे धीरे जो आप आश्रम में सीख के आए, वो आने के बाद भी लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आ, इन सब में लोग खुद खुश होके जाते हैं और हाँ, निश्चित कभी रूप से। पेमेंट भी करते होंगे। आपने बताया कि आप वाले में पेमेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा से दान दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर दूसरे ग्रुप्स को देखते हैं तो बहुत क्लियरली लिखा होता है कि इतनी फीस होएगी। तो आप पैसा देना और आप अपना टाइम देना पसंद करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि उसके बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया। अब आपकी तीसरी स्टडी, जिसमें आपने एक तरह से फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स लेके ये प्रूव किया कि कैसे फायदा होता है मेडिटेशन करने से, बताएं जरा। हाँ मैडम, तीसरी स्टडी में मैडम जो उसका कारण था वो ये था, जैसे आपने बताया कि जो हमारे पहले दोनों प्रोग्राम्स थे, इसमें एक तो सेटिंग बहुत अच्छी थी हम्म, और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और बहुत सी और भी एक्टिविटीज थी। हालांकि जो हार्टफुलनेस ध्यान और हार्टफुलनेस की जो क्लीनिंग प्रोसेस है, ये इनके बैकबोन थे, लेकिन फिर भी ये प्रूव करना कि जो हार्टफुलनेस ध्यान है और हार्टफुलनेस क्लीनिंग है उनका एक्चुअली इफेक्ट क्या है, उसके लिए कोई ऐसी स्टडी की मैडम जरूरत थी जिससे कि केवल उस दौरान हम अंदर से देखें कि हो क्या रहा है हमारे मन में और मन से कनेक्टेड जो हमारा फिजियोलॉजी तंत्र है उसमें। तो हमने इस प्रॉब्लम को परमानेंटली इसको इसको मतलब डिसाइड करने के लिए जो मैक्स हॉस्पिटल साकेत में नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी लैब है, उसके हेड डॉक्टर राहुल मल्होत्रा से संपर्क किया, क्योंकि जो हमारे गाइड्स आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो लेकिन जो साइकोलॉजी का हम ये मानते हैं, स्पेशली हमारे ग्रंथों में मानते हैं कि साइकोलॉजी का फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होता है हमारा। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम ढंग से स्टडी कर लें कंक्लूसिवली, तो जो साइकोलॉजी वाली बात है वो भी प्रूव करने में हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी से हम दोनों उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट से तो प्रूव कर ही चुके थे। तो यहाँ पे हमने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में मैडम होल्टर टेस्ट होता है जो कि आपके मेनली हार्ट के लिए यूज होता है। तो होल्टर टेस्ट में एक हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पैरामीटर है जिसको ये माना जाता है कि हमारा वो सिंपैथोवैगल बैलेंस के बारे में बताता है। जैसे कि हमारा जब मन जो शांत होता है वो जब हम डीप स्लीप में आते हैं तब होता है, और या फिर
जो मेडिटेशन के दौरान जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि एक तुरीयावस्था आती है जबकि आपकी माइंड वेकफुल है लेकिन वो रेस्ट में है, मतलब मन हमारा शांत स्थिति में है, हालांकि जागा हुआ है तब भी वो शांत हो जाता है। तो हम ये देखना चाह रहे थे क्या हमारा मन शांत हो जाता है हार्टफुलनेस ध्यान के दौरान या हार्टफुलनेस की क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान। तो और मन शांत हो जाता है ये देखने के लिए, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स है एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा बताते हैं, तो हम उसी टाइम ये देखना चाह रहे थे कि क्या हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न माना, इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है स्लीप स्टडीज के लिए। स्लीप स्टडीज में वो बताते हैं कि कब आप डीप स्लीप में पहुंच गए हैं, और डीप स्लीप में पहुंचने का इंडिकेशन इसी बात से आता है कि आपका हार्ट रेट जो वेरी कर रहा है उसका भी जो डिफरेंशियल है, जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो हम अगर ये मानते हैं कि हमारा मेडिटेशन के दौरान मन शांत हो जाता है तो उसमें भी हमें वही पैरामीटर मिलना चाहिए जो कि डीप स्लीप के दौरान है, मतलब सिम्पैथोवैगल बैलेंस इंप्रूव होना चाहिए। तो मैडम तीसरी स्टडी जो हमने डिजाइन करी वो ऐसे करी कि हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर एक बार में एक प्रैक्टिशनर, उस प्रैक्टिशनर को टोटल लगभग 1.5 घंटे के लिए हमने एंगेज किया। पहले आधा घंटे कोई एक्टिविटी नहीं थी, दूसरे आधा घंटे मैडम उनको हार्टफुलनेस क्लीनिंग प्रोसेस करनी थी, हार्टफुलनेस क्लीनिंग गाइडेड क्लीनिंग एक म्यूजिक के साथ, जिसमें कि हम ये विचार देते हैं जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सारी इम्प्योरिटीज पीछे से जा रही हैं, उसके बाद विचार देते हैं कि हमारा डिवाइन लाइट आगे से आ रही है, और फिर विचार देते हैं कि हम क्लीन है। तो दूसरे आधे घंटे में उनको क्लीनिंग प्रोसेस करनी थी, और तीसरे आधे घंटे में उनको एक ट्रेनर के साथ ध्यान करना था जिसे इंडिविजुअल सेटिंग बोलते हैं, तो हार्टफुलनेस ध्यान करना था। तो तीनों को इसलिए रखा है जिससे कि हम क्लियरली डिफरेंस देख सकें कि किस चीज में क्या हो रहा है, और होल्टर शुरू से ही लगा दिए गए थे, और ब्लड प्रेशर रीडिंग भी ले ली गई थी। तो ब्लड प्रेशर रीडिंग मैडम 4 बार ली गई, एक बार बिल्कुल शुरू में, फिर पहले आधे घंटे के बाद, फिर दूसरे आधे घंटे के बाद, फिर तीसरे आधे घंटे के बाद 4 बार ब्लड प्रेशर रीडिंग भी ली गई, और इमीडिएटली ली गई, जैसे कि ध्यान खत्म हुआ एकदम रीडिंग ली गई। डॉक्टर राहुल मल्होत्रा फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सुपरवाइज कर रहे थे, जो कि खुद वहाँ पे हेड एंड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आप एज ए साइकोलॉजिस्ट पूरी स्टडी सुपरवाइज कर रही थी। तो इसमें मैडम जो तीनों प्रक्रियाओं में टोटल हमारे पास 30 से ज्यादा का सैंपल था। इनफैक्ट तीनों ही स्टडीज में हमारे पास 30 से ज्यादा सैंपल रहा है, पहली में 31 का, दूसरे में 55 का, और इसमें भी अराउंड 30 का सैंपल था, 30 प्लस का। तो तीनों प्रक्रियाओं में जब उनका होल्टर टेस्ट किया गया और उसका एनालिसिस किया गया एनालिसिस सॉफ्टवेयर से, और फिर बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, तो ये बात पाया गया कि जो एलएफएनयू है मैडम, पावर इन लो फ्रीक्वेंसी बैंड, नॉर्मलाइज यूनिट ऑफ पावर इन लो फ्रीक्वेंसी बैंड, तो ये जब डीप स्लीप में आते हैं तो ये घटता है। तो एलएफएनयू और एलएफ बाई एचएफ रेशो, एचएफ है नॉर्मलाइज यूनिट ऑफ पावर इन हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, तो एचएफएनयू बढ़ता है और एलएफ बाई एचएफ घटता है। तो अगर एलएफएनयू घट रहा है और एलएफ बाई एचएफ भी घट रहा है और एचएफएनयू बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका सिम्पैथोवैगल बैलेंस आपका इंप्रूव हो रहा है, और आपकी वो स्थिति आ रही है माइंड की रेस्ट की, जो कि आपको बहुत डीप स्लीप में ही मिलती है। तो इसमें हमने मैडम ये पाया कि जो आपका पहला वाला 30 मिनट वाला पीरियड था उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला। जो दूसरा वाला पीरियड था जिसको हार्टफुलनेस क्लीनिंग बोलते हैं, इसमें भी हमारा एलएफएनयू भी घटा, एलएफ बाई एचएफ भी घटा सिग्निफिकेंटली, और जो एचएफएनयू बढ़ा। इसी तरह से हार्टफुलनेस मेडिटेशन में भी मैडम ऐसे ही हुआ कि हमारा जो एचएफएनयू बढ़ा, एलएफएनयू घटा, एलएफ बाई एचएफ भी घटा। और ब्लड प्रेशर जो कि हम एज ए सपोर्टिंग मेजर ले रहे थे, क्योंकि हम हर चीज को कंक्लूसिवली प्रूव करने के लिए और समझने के लिए, इससे हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो रही थी, तो हम लोग जो कई कई पैरामीटर ले रहे थे। तो ब्लड प्रेशर जो पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग, मतलब जो पहला आधा घंटा था उस दौरान कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला, और दूसरी और तीसरी जो रीडिंग थी उसमें ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से घटा सिग्निफिकेंटली। हमारा ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग थी एचआर मैक्स की भी घटी और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी घटी। तो एचआर मैक्स मतलब हार्ट रेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, हार्ट रेट का मैक्सिमम वैल्यू जो था वो क्लियरली बता रहा था कि वो जब सिग्निफिकेंटली घटा तो इंसान थोड़ा सा शांत हुआ। तो इसके अलावा अच्छा ये जो रिजल्ट था मैडम जो भी आया फिजियोलॉजिकल टेस्ट करने का फायदा हुआ, केवल आधे घंटे के अंदर ही उसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको पता चल गया। देखिए मन मस्तिष्क में प्रभाव आने में टाइम लग जाता है, जब हम कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो हमारी नेचर एकदम चेंज नहीं होती, लेकिन जो हमारा फिजियोलॉजी है, कहीं पे अगर हार्ट रेट में चेंज आना है, ब्लड प्रेशर में चेंज आना है,
और या HRV जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, वो आपको उसी टाइम शो कर रहा है कि वो क्या हुआ। फिर हमने इंटरव्यू भी लिया, इसमें 5 क्वेश्चंस थे, उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हुआ, आपको पीसफुल महसूस हुआ नहीं हुआ, हैप्पीनेस महसूस हुई या नहीं हुई, आपको कोई डिफिकल्टी महसूस हुई नहीं हुई। तो उस सबसे कंक्लूजन निकला कि डेफिनेटली हमारा सिंपैथोवैगल बैलेंस इंप्रूव हो रहा है और मेडिटेशन के दौरान। और एक नई बात निकल के आई कि हार्टफुलनेस क्लीनिंग भी लगभग उतनी ही हमें इफेक्टिव मिली जितने की हार्टफुलनेस मेडिटेशन, जो कि हार्टफुलनेस के जो गुरु हैं उनका हमेशा से कहना था कि जो हार्टफुलनेस क्लीनिंग सपोर्टिंग प्रोसेस है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको केवल एक ही चीज करनी है तो हार्टफुलनेस क्लीनिंग करो। ये चीज पहले कभी साइंटिफिकली निकल के नहीं आई थी, ये चीज इस स्टडी में पहली बार साइंटिफिकली निकल के आई कि ये भी हमारा इक्वल बेनिफिट दे रही है। तो टोटल हार्टफुलनेस की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस क्लीनिंग और एक नाइट टाइम प्रेयर है। तो कंबाइंड जो उनका इफेक्ट है उनकी वो इंपॉर्टेंस बताते हैं, लेकिन क्लिनिक के दौरान भी आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है, ये स्पष्ट निकल के आया, जो कि कंटेंट एनालिसिस जो हमने इंटरव्यू का किया था उससे भी सपोर्ट हुआ। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हमें स्पेसिफिकली हार्टफुलनेस मेडिटेशन और हार्टफुलनेस क्लीनिंग की जो दक्षता है उसके बारे में, और क्योंकि हमने एक वो वाला पीरियड भी लिया था जिसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और उसमें चेंज नहीं मिला, तो इससे मैडम काफी हद तक कंक्लूसिव प्रूव हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि इंडियन हार्ट जर्नल जो कि एल्सवियर का जर्नल है, उन्होंने काफी सारे रिव्यूज के बाद, फॉरेन एक्सपर्ट्स के बाद, पूरा डिटेल में हमसे डिस्कशन के बाद उसको पब्लिश किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो पेपर है इसकी रीडिंग भी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है और रेफरिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, और लोगों ने इससे काफी फायदा उठाया है इस बात को समझने में कि हार्टफुलनेस ध्यान से फायदा होता है। सही सही, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। लास्ट स्लाइड में हम तीनों आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं उसका रेफरेंस भी देंगे, अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी बात है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और हमें भी लिख सकते हैं, हम आपको रिसर्च पेपर दे भी देंगे। तो आपने तीसरी जो आपकी स्टडी थी, है ना, तीसरा सेक्शन था, उसमें आपने मनोवैज्ञानिक के साथ साथ शारीरिक क्या बदलाव हैं, सकारात्मक बदलाव हैं, वो भी अपनी रिसर्च में एस्टेब्लिश किए। अब आप ये बताइए कि ये भी 4-5 साल की जर्नी थी आपकी कोर्स वर्क करने के बाद, इस दौरान, और वैसे भी आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन के फॉलोवर हैं, है ना, तो इन सब से समझ के एक आम आदमी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये सबसे समझ के मैं आम आदमी को ये सलाह दूंगा कि हार्टफुलनेस ध्यान तो निश्चित रूप से फायदे की चीज है ही। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो फायदे की हैं, जो आपने भी मैडम रिसर्च करके बताई हुई है, और वो भी जरूर पालन करने वाली चीजें होंगी, लेकिन हार्टफुलनेस ध्यान निश्चित रूप से हमने पाया कि बहुत फायदे की चीज है। और हमने ये भी पाया कि जिन प्रोग्राम्स में, जैसे आप मैडम लिटरेचर सर्वे भी करते हैं, तो आप देखोगे कि नॉर्मली लोग 2-3 महीने के प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि एक वीक में केवल आपको 2-3 घंटे का ही मेडिटेशन वगैरह कराया जाता है। तो यहाँ पे 5 दिन आप टोटली इमर्सिव प्रोग्राम है। तो अगर इमर्सिव प्रोग्राम में कोई जाता है जिसमें की सारी पॉजिटिव एक्टिविटी है और हार्टफुलनेस ध्यान भी है, तो उससे भी उसका निश्चित रूप से फायदा होता है। तो मैं सलाह दूंगा हार्टफुलनेस ध्यान, जो कि बिना किसी पेमेंट के अवेलेबल है, जिसमें सब लोग जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी सेवा देते हैं और उसको कराते हैं, तो उसको अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर उसको ना करना चाहें तो उस तरह की जो और हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो और ध्यान है जिनको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है, या और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे प्रोफेसर कमलेश सिंह ने जो तरह तरह के सत्संग पे या म्यूजिक पे या आर्ट थेरेपी पे रिसर्च करी हुई है, तो उन चीजों को ये ना समझे कि ये पुराने जमाने की हो गई। वो आजकल के जमाने में उनकी जरूरत और ज्यादा है। और जो हमारे गांव में भाई बहन है, जो गांव के लोग हैं, कई बार वो जैसे मन से परेशान हो जाते हैं, उन पे कोई साधन नहीं होता है कि क्या करें, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो पुराने जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, और स्पेशली जैसे प्रोफेसर कमलेश सिंह बताती है कि जो चीजें सत्संग और ये चीजों से जो फायदा होता है, इन सबको, पुरानी चीजों को अडॉप्ट करें और नई चीज भी जो उनसे मिलती है उसको भी सीखें, और जरूर कुछ ना कुछ 1-2 घंटा अपने मन के लिए जरूर दें। मैं अपना यही सबको सलाह देना चाहूंगा। इससे आपके स्वास्थ्य पे भी, शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा बोला नरेंद्र जी आपने, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब हम सकारात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं ना, तो वहां पे 2 टेक्निक हैं जो मुझे लगता है कि ये, इससे हमें समझ लेके जरूर सबको गाइड करना चाहिए। एक तो बोलते हैं कि हर रोज एंटरटेनमेंट ऑफ द डे,
कि एक छोटा सा पीरियड आपके पास हो जब आपका मनोरंजन हो रहा है ना। और वो मनोरंजन आपका अपने साथ बैठ के हो सकता है, आपका बागबानी करके हो सकता है, आपका बाहर घूमने जाकर हो सकता है, आपका अपनी पसंद का म्यूजिक सुन के हो सकता है, आपका सत्संग करके हो सकता है, आपका योगा करके हो सकता है, आपका मेडिटेशन करके हो सकता है, या कुछ भी आपकी जैसे जवान बच्चे 1 घंटा 2 घंटा वो बहुत फ्री फ्लोटिंग खेल रहे हैं, ये सारी चीजें। तो इस दौरान क्या होता है कि स्पेशली अगर हमारी ऐसी नौकरी या ऐसा काम है या ऐसी लाइफ है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आई है, बहुत ज्यादा तनाव आया है और बार बार कभी किसी कारण कभी किसी कारण से हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो नेचर है वो ऐसे बढ़ने वाली है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो वो उस दौरान हम रिलैक्स्ड होते हैं और हमारा जो भी टेंशन बढ़ी है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो अगले दिन फिर क्योंकि हम कुछ स्ट्रेसर से मिलेंगे, कुछ दबाव आएंगे जिंदगी के, कुछ चिंताएं आएंगी तो और बढ़े। लेकिन एक पॉकेट ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप इन सारी सांसारिक दुविधाओं से दूर हैं। अब वो सांसारिक ये सांसारिक जो भी दुविधाएं हैं उनसे दूर होने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, ये आपको सोचना है। ऐसे ही एक और भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रही है। सेवरिंग द मोमेंट, एक किसी चीज को खूब दिल से एंजॉय करो, बहुत आनंद में होके। जैसे आप अगर खाना खा रहे हैं तो पूरी तरह से आनंद में होके खाना खा रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें भी वही है कि जब पूरी तरह से आप आनंद में हैं तो आप फिर उन सारे जो आपकी जिंदगी के दबाव हैं या चिंता करने के कारण है वो आपसे दूर है। और इस तरह से हम अपने जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रख सकते हैं। आज आपसे मिलके और आपके साथ ही हम इस सेक्शन की ओपनिंग कर रहे हैं। तो नरेंद्र जी बहुत अच्छा लगा, और आपके तीनों रिसर्च पेपर हम एक स्लाइड में डालेंगे, तो कोई भी अगर और भी उन्हें पढ़ना चाह रहा है डिटेल में तो उसके लिए भी हो सकता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा ज्ञानवर्धन भी हुआ आपसे फिर मिलके, और ये सब नॉलेज शेयर करके बहुत मुझे अच्छा भी लगा। और सभी जितने भी लोग हमारे श्रोता हैं सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहूँगा कि जैसे मैडम ने बताया अपनी लाइफ में ये चीजें जरूर कुछ कुछ समय उतारिए, और मैं भी उतार रहा हूँ। किसी और वक्त मैं अपने अनुभवों के बारे में भी बताऊंगा कि हमें क्या क्या पॉजिटिव अनुभव हुए ये चीजें उतार के। धन्यवाद मैडम। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी।